जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन वर्तमान समय में वह अपने जीवन में एक साइंटिस्ट से लेकर और आज एक उद्योगपति के रूप में विकसित हुए हैं। तो ये कहने में तो बहुत छोटी बात है कि एक किसान परिवार से एक उद्योगपति का सफर, लेकिन इसके बीच किस तरह से संघर्ष होता है वो तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे। खुद हमारे साथ अशोक पंवार जी मौजूद हैं, इंजीनियर अशोक पंवार जी। सबसे पहले तो पंवार साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरठ से ग्रेटर नोएडा का सफर, और इस सफर में कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, किस तरह का आपका जीवन में जो स्ट्रगल आपने किया, किस तरह से आपका जो संघर्ष भरा जीवन रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे जहां तक याद है जी, मैं कक्षा 7 में पढ़ा करता था। जी, तब हमारा परिवार एक साथ था, जी, लेकिन इन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से मेरे फादर को अलग कर दिया गया। जी, और मुझे आज भी याद है कि वो कक्षा 7 का बच्चा जी, क्या सोचता था, समाज कितना मजबूर कर देता है। जी, और इसी को देखते हुए मैं हर उस बच्चे में नजर रखता हूं जिनको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कपड़ों की, किताबों की जरूरत है। और मैंने तभी उस एज में मैंने ये सोच लिया था कि पूरी मेहनत से करूंगा। मैं ये सोचा करता था कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। उस टाइम की याद मेरे जीवन में आज भी बसी हुई है जी, और मैं उसी याद को लेकर के पूरी जिंदगी अब तक इन 3 जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं लाइफ की, जी, 3 स्टेज कंप्लीट करने के बाद मैं सीख पाया कि यदि हर बच्चे को जी, संघर्ष का मौका मिले जी, तो वो क्या नहीं कर सकता। जी, इसी बीच बहुत चीजें आई, पढ़ता रहा। जब कक्षा 8 में आया तो मुझे लगा कि मैं बड़ा हो जाऊं। जी, ऐसी ही बड़ा होने की कोशिश करता था, जैसे ये पिक्चरों में आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे याद नहीं है, जैसे हनुमान जी बन जाते जी, थे जी, बड़े। जी, तो मैं ये सोचता था बड़ा बन के कुछ करूं परिवार के लिए, जी, लेकिन वो तो समय अनुसार होता है। जी, मैं पढ़ा, इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद नौकरियां नहीं थी उस टाइम में। खैर जैसे तैसे करके नौकरी की और 1976 की बात है। आपने 1990? 1976। अच्छा, 1976। बहुत हो जाएगी लेकिन मैं इसे शॉर्ट में करता हूं। जी, लेकिन तब भी हर टाइम दिमाग में यही चलता था क्या किया जाए। कई बार ऐसे दौर भी आए, पारिवारिक झगड़े भी हुए जी, कि इसका बदला ले लिया जाए। जी, लेकिन मैंने बदले का दूसरा रूप में सोचता था। जब सोचता था तो सोचता था जी, कि कुछ करके ही बदला लिया जा सकता है, जी, डिस्ट्रक्टिव बन के नहीं, जी, पॉजिटिव बन के और अपने में सुधार लाके। चलती रही यात्रा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में मुझे नौकरी मिली। साइंटिस्ट के रूप में आपने सेवाएं दी। सेवाएं दी मैंने। किस सन में? पहले मैं असिस्टेंट लगा वहां, जो लोग जेई बोलते हैं उसमें। जी, फिर अच्छे काम करने की बदौलत 2 प्रमोशन मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले। जी, और जब मैंने रिजाइन किया तो मैं साइंटिफिक ऑफिसर डी था, जी, जो उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल सकते हैं। जी। इसके बाद किस सन में रिटायर हुए? हम रिटायर नहीं हुए। जी, जब हमने सोचा कि हम में इतनी काबिलियत है, इस काबिलियत का पूरे देश को फायदा दिया जाए, जी, हमने रिजाइन कर दिया 2 लोगों ने मिलकर और एक कंपनी स्टेब्लिश की। जी। जब कंपनी स्टेब्लिश की, यहां भी बहुत संघर्ष किया। यहाँ से आपका औद्योगिक सफर शुरू होता है। और दिमाग में ये चीजें थी कि भाई एज ऐसी थी, कोई स्थिरता नहीं थी। जीवन यापन के लिए तो धन की आवश्यकता थी, जी, लेकिन हम समाज में कुछ और भी करना चाहते थे। हम
मैं लोगों के साथ जुड़ा, जी नोएडा में सामाजिक कार्य किए, जी जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जी जी फेडरेशन। इवन देन मुझे एक पार्ट का नोएडा का आरएसएस ने संघ चालक भी बना दिया, जी जी। वहां भी काम किया, वहां भी संघ देखे में भी आपने अपनी सेवाएं दी। सेवाएं दी। लेकिन वहां मैंने बारीकी, मैं कोई भी कार्य करता हूं बारीकी से करता हूं। जी मैंने वहां बारीकियां देखी, तो मेरे जो कैलिबर था या मेरी जो मान्यताएं थी या जो संस्कार थे, उनके द्वारा मुझे वहां कोई भी तालमेल मुझे नहीं मिला। किस तरह का? जो भी संगठन बने हैं वे समाज की सेवा के लिए बने हैं, जी और लोग खुद अपना व्यक्तिगत लाभ सोचने लगते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वे कार्य करते हैं लोग। जी तो ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं अलग हो गया और मैंने पूरी रुचि के साथ अपनी कंपनी में कार्य किया जी करीब 10 साल। फिर मेरे बेटे बड़े हो गए, एक बेटा यूएस चला गया और एक बेटा वो कंपनी देखता है, और मैं पूर्ण रूप कहिए या जो भी जीवन में जो एक्टिविटी कर सकता हूं समाज के लिए है, जो मेरे पास आ जाता है उसकी मदद करता हूं। जहां भी चांस मिलता है किसी की मदद करने का तो मैं करता हूं, जी और जो भी बेटे के कार्य होते हैं छोटे मोटे उन्हें करता हूं। जी। ये मेरा सफर इस तरह से चल रहा है। अमेरिका में बेटे किस पोस्ट पर क्या? बेटा हमारा ये पहले यहाँ HCL के माध्यम से गया था, जी और इसके बाद वो भी मेरी तरह महत्वाकांक्षी है, सभी महत्वाकांक्षी होते हैं। जी कोई बात हुई, वो एसोसिएट डायरेक्टर था HCL में जी अमेरिका में, जी फिर उसने वो कंपनी छोड़ दी किन्हीं कारणों से, और अब अमेरिकन कंपनी में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है, जी और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी में उसका नाम गिने चुने लोगों में आता है अमेरिका में। अमेरिका में। तो अब आपका जीवन का तीसरा पड़ाव है। आपने जैसे कहा कि थर्ड स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं आप जीवन की, तो आपने 3 दौर बताए, साइंटिस्ट वाला भी बता दिया और आपने कैसे औद्योगिक क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट किया उसके बारे में बताया। अब वर्तमान समय में आप लगातार समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं और एक दानवीर के रूप में भी आपकी। बस मेरी एक इच्छा रहती है जी कि जिस तरह से जी मेरे मन को ठेस पहुंची उस समय में, जी कोई पुस्तकों का इंतजाम नहीं, ड्रेस का इंतजाम नहीं, फीस का इंतजाम नहीं, कोई बच्चा इनसे वंचित ना रहे। तो क्या आपने जो आपकी शिक्षा का स्टेज रही उसमें आपको इन चीजों से हाँ, फेस की प्रॉब्लम? फेस की, बहुत फेस करते हैं बच्चे, मैंने की। लेकिन मैं जब भी कहीं स्कूल में या कहीं संस्था में लोग बुलाते हैं मुझे, तो मेरी यही बात रहती है, मैं उनसे बात करता हूं कि भाई कोई भी बच्चा फीस, ड्रेस, पुस्तक की वजह से वंचित ना रहे, उसको स्कूल से वापस ना किया जाए, या उसको बार बार परेशान ना किया जाए कि भाई ड्रेस नहीं है तू अलग जा, या फीस नहीं लाया तो तुझे क्लास में नहीं रहने देंगे, ये ना किया जाए। और कई जगह मैंने ये व्यवस्थाएं कराई भी है। अब आपने जीवन के वो 3 पड़ाव जो आपने बताया, तमाम सफलताएं आपने हासिल की, लेकिन जब अब मैं भी ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में आपके पास बैठा हूं तो आपने तमाम अपना गांव जैसा घेर बना रखा है यहाँ पर भी, और तमाम प्राकृतिक चीजें, चाहे वो बथुआ हो, लहसुन, आपने सरसों, ये तमाम चीजें ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में खुद उत्पादन आप कर रहे हैं। ये मेरी इच्छा थी। मैं जब नरोड़ा में भी था, जी तो मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको। मैं सब्जी लेने के लिए गया जी मिसिज के साथ, फरवरी का महीना था, फरवरी या मार्च कुछ ऐसी बात थी। जी जब भिंडी मार्केट में आती है तो भिंडी मुझे बहुत महंगी लगी। जी मैंने मिसिज ने भाव किया कि ये भिंडी, मैं कहा नहीं नहीं इतनी महंगी हम नहीं ले सकते, थोड़ी ले लेते। मैं कहा नहीं, मैंने बीज तलाश किए, बीज लाया और बीज बोए, वे भिंडी खाई। तो मेरे मन में जो है, यदि सभी लोग क्या करते हैं कि भाई ये जमीन ले ली, ये प्लॉट ले लिया, यदि सभी लोग थोड़ा सा एक किचन गार्डन रखें जी और उसमें सब्जी वगैरह पैदा करें और उसे खाएं तो बहुत ही लाभ होगा।
मैं तो गवर्नमेंट को भी ये बोलता हूं कि सारी चीजें जितनी आदमी खाता है ये पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। हॉस्पिटल ना बना के बल्कि ऐसी टीम तैयार करें कि कहीं भी मिलावट ना हो। जो प्राकृतिक तैयार हाँ, करे, मिलावट ना हो नेचुरल। और ये नेचुरल चीजें मिले। मैंने लोग बोलते हैं कि भाई गो रक्षा ये रक्षा, ऐसे गो रक्षा वाले लोग काम कर रहे हैं जिनके गाय नहीं। मैं नोएडा में एक गाय लेकर आया, फिर 5 गाय मेरे यहाँ होगी। दूध की बहुत उपलब्धता। मैं जो लोग आते थे हमारे यहाँ, जैसे कोरियर वाला, पोस्ट वाला या कोई वैसे ही आदमी आ जाते थे, तो ये पूछा जाता था तू मट्ठा पिएगा, चाय पिएगा या दूध लेगा। और मैं अपने यहाँ, मैंने एक छोटा सा, मेरा एक 750 गज का प्लॉट था, उसमें मैंने सारी सब्जियां बोई और सब्जियां लाकर मैं घर पर रखता था, लोगों को देता था जो जो लोग आते थे। ग्रेटर नोएडा में 750 गज का छोटा सा प्लॉट? ग्रेटर नोएडा में नहीं, ये नोएडा की बात है, जब मैं नोएडा में रहता था। अच्छा, नोएडा में भी हाँ, 750 750 का था प्लॉट। उसमें मेरी गाय रहती थी, सब्जियां होती थी, उसके लिए चारा होता था जी। और मैंने कई साल दूध अपने गाय का पैदा हुआ पिया। तो आज भी इतनी बड़ी पोस्ट पर, इतना बड़ा औद्योगिक आपका वर्चस्व है, उसके बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ। आपने देखा ही जी, है। जी, जी। मैंने पूछा भी कि भाई पूछना किसी से, यदि किसी का इंटरव्यू लेते हैं या वैसे ही किसी के यहाँ जाते हैं, किसी ने बथुआ बोया है, किसी ने जो है लहसन मेरे यहाँ का, इवन देन मैंने इतना ध्यान रखा कि होली पर जो हमारे यहाँ भूनते जी, मैंने जो भी एक क्यारिम बोई है कि मेरे पास पड़ोस के लोग ले जा भून कर लाए। अपनी अप्रोच में चीजें रखी। यदि व्यक्ति सभी इस ओर ध्यान दें, और मेरा लोगों से जो मेरी ये वीडियो देखेंगे उनसे भी अनुरोध है, वो 10 प्रॉपर्टी ना ले, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी जरूर ले जिसमें अपनी गाय भैंस और सब्जियां बोलें जी। और स्वच्छ सब्जी परिवार में यानी प्राकृतिक चीजें उपयोग करनी चाहिए। उपयोग करें। अब आगे क्या पवार साहब का आगे मेरा ये है, मेरी जो है, मैंने कई बार अपने जो संबंधी हैं या रिश्तेदार हैं या मित्र हैं उनको बताया भी है कि मेरा एक बजट है जी। उस बजट के माध्यम से जी। मैं उन लोगों की सेवा करना चाहता हूं जिन्हें आवश्यकता है। जी। जो ऐसे लोग हैं समाज में जी। कि जिनको वाकई ही आवश्यकता है या किसी संस्था को आवश्यकता है। संस्थाएं लोग बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। और मैं तो लोगों से जब भी कहीं जाता हूं तो बोलता हूं, भाई यदि कोई आप बना रहे हैं, किसी कोई बात है तो मुझे याद कर लो ना, मुझे इतने बड़े फंक्शन की आवश्यकता है, आप 4 लोग मिल जाएंगे, मैं वही सहयोग कर दूं आपका। ये उद्देश्य है। जो भी शेष जीवन है इसे विशेष तरीके से समाज सेवा में आप लगाना है, समाज सेवा के लिए समर्पित करते हैं। समर्पित हूं। अब एक बड़ा अलग दिलचस्प है, बच्चों की शिक्षा। आपने कहा कि एक बच्चा तो आपका अमेरिका में सेटल है और एक आपके औद्योगिक क्षेत्र को देख रहा है। हाँ जी, ये भी बड़ी उपलब्धि आपकी हाँ है। जी, ये है। बच्चों की एजुकेशन के बारे में थोड़ा। बच्चे हमारे जो बड़े वाला है उसने बीटेक किया जी, यहाँ से ग्रेटर नोएडा से जी, जो एक इंस्टीट्यूशन है गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। जी। और फिर जो छोटे वाला है उसने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया, और फिर उसने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमबीए किया जी। और वो कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा है। हम लोग कई जगह ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जहां इंडिया की कोई कंपनी समर्थ नहीं है उन सेवाओं को देने के लिए। आउट ऑफ इंडिया दे रहे हैं? नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में ही दे रहे हैं। यही इतने हम व्यस्त हैं काम में। यानी देश की उच्च क्वालिटी की कंपनी, उच्च क्वालिटी की हम सेवाएं देते हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो अशोक पंवार जी के जीवन के बारे में हमने इनसे जानकारी हासिल की। बड़ा दिलचस्प और बड़ा मोटिवेशनल इनका के जीवन की जो कड़ियां हैं, जो हिस्से हैं, वो बड़े मोटिवेशनल हैं, जिस पर हमने चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।